सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान का भौतिक विभाजन अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें मरुस्थल जो भौतिक प्रदेश है वो हमने पढ़ लिया था। आज अपने शुरू कर रहे हैं दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अपना मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश जो अपना राज्य का दूसरा भौतिक प्रदेश है, इसको लेकर आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले। देखिएगा, हमने जब ये टॉपिक शुरू किया था तभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है उसमें से 2 गोंडवाना के हैं और 2 33 महासागर के हैं। मरुस्थल और मैदानी 33 महासागर का है, अरावली और पठारी ये दोनों गोंडवाना लैंड के हैं। और राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है वो भारत के अलग अलग भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। जैसे अपना मरुस्थल जो है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, तो अरावली और पठारी जो है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है ना। और ये अरावली वाला एरिया है तो ये सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर ये बना था। तो सामान्य से अगर अपने 4 बातें इसमें नोट्स के हिसाब से लिखें तो सबसे पहले कि ये भौतिक प्रदेश जिस भूखंड का अवशेष माना जाता है वो कौन सा है, तो वो है गोंडवाना लैंड। ठीक, और ये भारत के जिस भौतिक प्रदेश का ये हिस्सा है वो कौन सा है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और यह राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना जाएगा। और इस भौतिक इकाई का निर्माण किस युग में हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वो किस युग में है, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण माना जाता है। और अपने राज्य का सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है वो ये अरावली वाला ही है, जो गोंडवाना भूखंड का एक अवशेष माना जाता है। और भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश का हिस्सा ये माना जाता है। 4 लाइनें समझ आ गई होगी। अब देखो, हमने भौतिक विभाजन जब टॉपिक शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग में कुछ सामान्य सी बातें पढ़ी थी कि कितना एरिया कवर करता है, कितनी जनसंख्या है, मिट्टी कैसी है, वर्षा, जलवायु, नदियां, वनस्पति, है ना, क्या बेसिक सी बात क्या क्या है। तो सामान्य अपने पहले वो चीजें लिख लेते हैं, फिर अपने धरातलीय स्वरूप को वर्गीकरण करके डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहले मध्य जो अरावली भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर है, तो 9% भाग पर। और इस वाले भौतिक प्रदेश में जनसंख्या का 10% हिस्सा निवास करता है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। अगर आपको याद हो तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अपना पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89 है। और वहां पर जनसंख्या 11 है, 11% है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या मात्र टोटल का 10% ही है, तो ये जनसंख्या में छोटा है ना, मध्य अरावली प्रदेश। अब इस प्रदेश में जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है वो जिले कौन कौन से हैं, अब जिले ढंग से याद कीजिएगा। 50 जिलों के हिसाब से हम इसमें जिलों को शामिल करते हैं। देखिएगा, सांचौर और जालोर तक तो मरुस्थल आ गया था, राइट। सांचौर के ठीक बाद में जिला आ गया सिरोही। ठीक, सिरोही के ठीक नीचे है उदयपुर। उदयपुर के ठीक नीचे है डूंगरपुर। ठीक है, सिरोही है।
उदयपुर, डूंगरपुर है। अब याद रखना इसमें ना अपने को बांसवाड़ा जो जिला है ना उसको इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि बांसवाड़ा जो है ना ये माही बेसिन का मुख्य जिला है, तो वो मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत आएगा, इसमें नहीं आएगा। बांसवाड़ा को छोड़ दें तो बांसवाड़ा के बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आ गया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास में नया जिला बन गया शाहपुरा, ठीक। और इधर वाली साइड में एक जिला बच गया राजसमंद, है ना, उदयपुर से तिरछा ऊपर राजसमंद आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर अजमेर वाले हिस्से में, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर। इसके बाद जयपुर वाला एरिया आ जाएगा, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, कोटपुतली, बहरौल। अब आ जाओ अलवर वाला एरिया, खेरथल, तीजारा और अलवर। अब आ जाओ सीकर वाला एरिया, शेखावाटी वाला, सीकर आ गया, नीम का थाना आ गया, और झुंझुनू आ गया, है ना। नक्शे के हिसाब से चलना और कोशिश करना कि पुराने वाली जिलों को भी साथ में सारा बनाया जाए। और लास्ट एक छोटा सा और चल दो, दौसा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। पहले 13 आते थे, अब 21 आते। अब देखो नक्शे के हिसाब से चलना, जैसे मान लो जालोर तक तो मरुस्थल आ गया, उसके बाद सिरोही, उदयपुर तो सलूम्बर भी आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा छोड़ दो, प्रताप, चित्तौड़, भीलवाड़ा तो शाहपुरा आ गया, उसके पास में राजसमंद ले लिया। अब अजमेर वाला एरिया ले लो, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर। अब आगे जयपुर वाला ले लो, दुद्दू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरौल। अलवर ले लो, खेरथल, तीजारा, अलवर। और ऊपर शेखावाटी ले लो, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, और लास्ट में दौसा ले लो। तो मध्य अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसमें वर्तमान में कितने जिले आते हैं? तो याद रखना वर्तमान में उसके अंदर 21 जिले आते हैं। पहले इसमें 13 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में 21 है। नक्शे के हिसाब से याद रखना, जिलों को अपने आराम से इसमें याद कर सकते हैं। और ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? 9%। और कितनी जनसंख्या रहेगी? 10%। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश बन जाएगा, राइट। अब इस भौतिक प्रदेश में वर्षा का औसत कितना होगा? तो वर्षा हो जाएगी 50 से 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ की मुख्य जलवायु उपादर प्रकार की जलवायु है। और इस भौतिक प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कंकरीली व पथरीली मृदा, प्लस याद रखना लाल मिट्टी का भी विस्तार है। और लाल मिट्टी जो है ना, अरावली का जो दक्षिणी भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला, उस वाले इलाके में ज्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है। वैसे अरावली के
सभी जिलों के अंदर अपने को लाल मिट्टी मिल जाती है। और ये मिट्टी किस टाइप की है, तो कंकरीले पथरीले टाइप की है। तो इस वाले प्रदेश में होने वाली मुख्य फसल कौन सी है, तो याद रखना मक्का है। लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी में स्वाभाविक सी बात है बढ़िया फसल कौन सी होगी, मक्का ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य जो होने वाली फसल है वो कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी। मक्का के अलावा जैसे ज्वार भी यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके अलावा देखो इस वाले भौतिक प्रदेश के अंदर कुछ विशेष जो बातें हैं वो भी याद रखिएगा। विशेष बातें हैं कि ये कुछ चीजों के अंदर अपने राजस्थान का सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश है। जैसे वन संपदा में संपन्न है, धात्विक श्रेणी के जो खनिज है उन खनिजों के अंदर ये सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम यहीं से होता है ना। और भी जैसे अगर अपने बात करें तो खनिजों की दृष्टि से ये सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है। और चट्टानों की दृष्टि से ये सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है। और सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जो भौतिक प्रदेश है वो भी अपना ये मानते हैं। तो ये बहुत सारे चीजों के अंदर ये संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है। जो इसके अंदर विशेष बात है, बातें जैसे अपने कोई 4-5 इसमें लिख सकते हैं कि विशेष क्या क्या है। तो याद रखना, एक तो ये वन या वनस्पतियों की दृष्टि से सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला यही भौतिक प्रदेश है। धात्विक खनिजों के अंदर ये सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला ये भौतिक प्रदेश है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जो है उनका जो आश्रय स्थली माने जाता है वो भी ये भौतिक प्रदेश माना जाता है। आश्रय स्थली, क्योंकि अपने राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है ना, चारों में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो इसी वाले भौतिक प्रदेश में है। तो ये बहुत सारी चीजों में अपना एक संपन्न भौतिक प्रदेश है। चाहे वो वनों की बात हो, वनस्पतियों की बात हो, नदियों की बात हो, धात्विक खनिजों की बात हो, अभ्यारण्य की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, इन सब में सबसे संपन्न जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो याद रखना वो हमारा मध्य अरावली जो भौतिक प्रदेश है वो माना जाता है। ठीक है, 2-3 बातें और याद रखना। क्या क्या, फिर अपने पर्वतमाला की शुरुआत करेंगे। इस भौतिक प्रदेश की मुख्य नदियां कौन कौन सी है, तो इस अगर भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं तो भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियां तो जैसे बनास है, अरावली से उद्गम होता है। बनास की सहायक नदी बेडच है, इसी को आयड भी बोलते हैं, इसका उद्गम भी यहीं से होता है। ये नदी भी इसी अरावली से निकलती है। हालांकि बाणगंगा फिर जाति मैदानों में है, लेकिन नदियों में एक नाम और आता है, आपने पढ़ा होगा जब आप अरावली पढ़ते हो तो लूणी नदी का नाम आता है। लूणी की क्या खास बात है, ये अरावली पर्वतमाला के समानांतरण बहती है ना। अरावली पर्वतमाला के समानांतरण बहने वाली नदी कौन सी है, लूणी नदी। जैसे देखिए, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान के मध्य में मान लो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि लूणी का जो उद्गम है ना
यहाँ मध्य अरावली में एक पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी, यहाँ से लूनी का उद्गम होता है। उसके बाद ये नागौर में जाकर फिर ब्यावर होते हुए जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए सांचौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में आकर अपना जल मिला देती है। तो ये देखो, ये अरावली पर्वतमाला के समानांतरण बहती है। अरावली के समानांतरण बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो याद रखो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। हालांकि ये लूनी जो नदी है ना, ये मरुस्थल वाले प्रदेश की सबसे प्रमुख, सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये लगभग मरुस्थल को कवर करती है, लेकिन बहती तो ये अरावली के समानांतरण है। तो अरावली प्रदेश की प्रमुख नदी हम लूनी नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ की प्रमुख नदियां तो ये बनास, बेड़च है। अरावली के समानांतरण बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो लूनी है। लेकिन लूनी है किस भौतिक प्रदेश की? मरुस्थल की। लेकिन ये अरावली के समानांतरण बहती है। तो अगर ये अरावली के समानांतरण बहने वाली नदी है तो प्रश्न आ जाए कि अरावली के समानांतरण निर्मित नेशनल हाईवे कौन सा है? तो याद रखना NH8 है, और इसका जो अरावली के समानांतरण वाला जो भाग था उसको नाम दे दिया NH48, जो अपने राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये लगभग अरावली के समानांतरण होते हुए ही निकलता है। तो अरावली के समानांतरण चलने वाला हाईवे कौन सा है? NH8 या 48 है। और अरावली के समानांतरण बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना वो लूनी नदी है। ठीक है, तो ये इस भौतिक प्रदेश के बारे में हमने सामान्य सी बातें लिखी है, जैसे किस भूखंड का अवशेष है? गोंडवाना का है। भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का है। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इस भौतिक इकाई का निर्माण किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% एरिया कवर करता है। यहाँ पर हमारी कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा निवास करता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में सबसे बड़ा मरुस्थल है। जिले इसमें वर्तमान में 21 आते हैं। नक्शे के हिसाब से याद रखो, याद करने आसान होंगे। उसके अलावा वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर है। तो जलवायु यहाँ की उपादर है। मिट्टी यहाँ पर कंकरीली, पथरीली, और जो दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है, दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और इस वाले भौतिक प्रदेश में मुख्य रूप से फसल कौन सी होती है? मक्का होती है। एक याद कर लेना, इस भौतिक प्रदेश में अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखना सबसे ज्यादा जो ना स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर एक तो भील जनजाति के लोग अपनाते हैं, और एक यहाँ पर गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपनाते हैं। बिलों में तो यहाँ पर इस स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहा जाता है। ठीक है, और गरासिया में यहाँ पर इस कृषि को वालरा कहा जाता है। जूमिंग के फिर दो प्रकार है, पहाड़ों पर चिमाता है, और मैदानी भागों पर अगर की जाए तो वो दजिया है। वो अपने कृषि वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन इस भौतिक प्रदेश में अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति कौन सी है? तो जूमिंग और वालरा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में ये संपन्न भौतिक प्रदेश है। वनों में, वनस्पतियों में, नदियों में, धात्विक खनिजों में, अभ्यारण्यों में और अनुसूचित जनजाति के अंदर सबसे संपन्न है। नदियों की बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी बनास, बेड़च है। अरावली के समानांतर रहने वाली एकमात्र नदी लूनी है, और अरावली के समानांतरण चलने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे NH8 या 48 है। आइए अब अपने बात करते हैं इस भौतिक इकाई का निर्माण करने वाली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का क्या क्या रोल है हमारे राजस्थान में? क्या रोल है? तो अरावली का तो सारा ही रोल है। अरावली अगर ना होती तो राजस्थान शायद आज जैसा है वैसा ना होता, है ना। क्या नहीं होता, क्या होता, कैसे होता? जब अरावली समझ आएगी
तो वो परिस्थितियां भी आपको समझ में आ जाएगी। चलो देखिएगा, अरावली को अपने समझ लेते हैं। ठीक, ये अरावली पर्वतमाला है जो कि अपने राजस्थान के अंदर एक विकर्ण के समान फैली हुई है। चापा आकृति है अरावली पर्वतमाला की। अब क्या है देखो, अब अरावली पर्वतमाला की जो मेन जड़ है ना, ये लास्ट वाली, ये जो मेन जड़ है, ये मेन जड़ अरब सागर के अंदर है। कौन से में? अरब सागर में। कैसे है? तो हम ये जानते हैं कि अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, और उसी द्वीप में एक लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। ये मिनिकॉय जो द्वीप है ना, ये मिनिकॉय द्वीप मेन अरावली की शुरुआत इसी से मानी जाती है, मिनिकॉय द्वीप से, जो किस में है? अरब सागर में है। तो अरावली की जो मेन जड़ है वो कहां पर है? अरब सागर में है। इसलिए अरब सागर को क्या बोला जाता है? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता या अरावली का जनक कहा जाता है। किसको? अरब सागर को। फादर ऑफ अरावली अरब सागर है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं क्योंकि अरावली की मेन जो जड़ है वो अरब सागर के अंदर है। लेकिन मिनिकॉय द्वीप के बाद में अरावली का जो एक विस्तृत विस्तार है वो हमें धरातल पर नहीं मिलता। धरातल पर इसका एक जो विस्तृत विस्तार जो शुरू होता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला जहां से हमें धरती पर दिखाई देना शुरू होती है ना, ये शुरू कहां से होती है? तो ये शुरू होती है गुजरात में, एक जगह का नाम पड़ता है खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा, और ये कहां पर है? पालनपुर, गुजरात के अंदर है। यानी कि पालनपुर गुजरात, खेड़ बर्मा से अपने ये कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तृत विस्तार प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अरावली पर्वतमाला एक पर्वत श्रेणी के रूप में धरातल के ऊपर कहां से शुरू होती है? तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, और अरावली की मेन जड़ किस में है? अरब सागर में है। अब अरावली पर्वतमाला धरातल पर ये कहां से शुरू हुई? खेड़ बर्मा से। और लास्ट ये धरातल पर, लास्ट ये कहां तक हमें दिखाई देती है? तो धरातल पर ये लास्ट हमें दिखाई देती है, एक जगह का नाम आता है खेतड़ी। कहां पर है भाई? झुंझुनू में? नहीं, नीम का थाना जिले में। कहां पर है? नीम के थाना जिले में है। यहां तक अरावली एक विस्तृत श्रेणी में फैली हुई है, यानी कि लगातार ये अपने को धरती के ऊपर दिखाई देती है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तृत विस्तार कहां से कहां तक है? तो ख खेड़ बर्मा से ख खेतड़ी तक है। ख खेड़ बर्मा से ख खेतड़ी तक है। खेतड़ी के बाद ये लगातार एक श्रेणी के रूप में नहीं फैली हुई। खेतड़ी के बाद इसके ना छोटे छोटे टुकड़े अपने को धरती पर दिखाई देते हैं, और इसका जो अरावली का जो लास्ट टुकड़ा है,
ये अरावली का जो लास्ट टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इसको हम जानते हैं रायसीन की पहाड़ियों के नाम से। रायसीन की पहाड़ियां। और रायसीन की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये दिल्ली में है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये अरावली का अंतिम छोर है। अरावली का अंतिम छोर है। अरावली का विस्तृत विस्तार कहां तक है? खेतड़ी तक। और अरावली का अंतिम छोर कहां तक है? तो राय तक है। अरावली का विस्तृत विस्तार कहां से शुरू होता है? तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से। और अरावली पर्वतमाला का पिता या जनक इसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। यानी कि अरावली की मुख्य जो जड़ है वो कहाँ है? अरब सागर में है। और अरब सागर के अंदर भी किस द्वीप में अरावली की मेन जड़ है? तो याद रखना मिनिकाई द्वीप में है, जो लक्ष्य द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इतना समझ आ गया? के बाद देखो, अरावली की शुरुआत कहां से हुई? खेड़ बर्मा से। गुजरात के बाद ये जहां से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी कि अरावली का ये जो प्रवेश द्वार माना जाता है, अरावली का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो माना जाता है सिरोही जिला। कौन सा? सिरोही जिला है। ये अपने राजस्थान में अरावली का प्रवेश द्वार है। और सिरोही से राजस्थान में कहां तक है? खेतड़ी तक। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से कहां तक हो गया? सिरोही से लेकर खेतड़ी तक, है ना। प्रवेश कहां से की? सिरोही से। और लास्ट ये कहां तक है? तो लास्ट ये कहां तक है? खेतड़ी तक है। उसके बाद ये अंतिम पहाड़ियों के रूप में इसका जो अंतिम जो अवशेष है वो दिल्ली में रायसीन की पहाड़ियां जो है वो मानी जाती है। समझ में आ गया? अब देखो अन्य अगर अपने इसमें कुछ चीजें याद करें, चलो अपने यहीं पर ऐड कर लेते हैं। इस अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो याद रखना अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है ये? तो ये लंबाई है खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक। ठीक है। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कहां से कहां तक? सिरोही से खेतड़ी तक। समझ आ गया? कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 है। यानी कि टोटल का हमारे राजस्थान में अरावली का लगभग 80% विस्तार जो है वो हमारे राजस्थान में है। 600 में से 550 राजस्थान में है और बाकी की जो बचेगी वो गुजरात में हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल अरावली का हमारे राजस्थान में कितना है? 80% विस्तार है। इस अरावली के धरातल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो इस अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। राजस्थान में अरावली का प्रवेश द्वार कौन सा जिला माना जाएगा? तो याद रखना प्रवेश द्वार कौन सा माना जाएगा? सिरोही जिला माना जाएगा। ठीक है। लेकिन राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक
विस्तार कौन से जिले में होगा? तो सर्वाधिक जो विस्तार है इसका उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक विस्तार इसका कौन से जिले में है? उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान में अरावली का सबसे उच्चतम भाग कौन से जिले में होगा? बताओ। सिरोही में होगा, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर कौन से जिले में है? तो सिरोही के अंदर है। समझ में आ गया? ठीक है। सर्वाधिक उच्चतम भाग या सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला जिला सिरोही हो जाएगा। ठीक है। अरावली का सबसे उच्चतम शहर माउंट आबू है। ठीक है। और अरावली का सबसे निम्नतम शहर पुष्कर। यानी कि अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर माउंट आबू है और सबसे नीचा बसा जो शहर है वो कौन सा है? पुष्कर है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु, तो सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो याद रखना कौन सा होगा? गुरु शिखर चोटी वाला होगा। 1722 मीटर ऊंचाई पर है। और अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु तो याद रखना सांबर झील का तल। सांबर झील का जो तल है वो अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु होगा, याद कीजिए। राजस्थान में अरावली का प्रवेश द्वार सिरोही। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर। अरावली की ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां कहां पर है? सिरोही के अंदर। अरावली का सबसे उच्चतम शहर माउंट आबू और सबसे निम्नतम शहर पुष्कर है। ठीक है। जबकि कम ऊंचाई वाली चोटियां पूछे ना तो जयपुर के अंदर है ना। दो चीजें और ऐड कर लेना यहां पर, डाउट मत रखना। एक तो है कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वो कौन से जिले में हो जाएगी? सिरोही में हो जाएगी। दूसरा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वो कौन से जिले में है? तो याद रखना वो जयपुर जिले में है। जयपुर में अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई लगभग नामात्र है, कम ऊंचाई है। ठीक है। अब अरावली का सबसे उच्चतम शहर माउंट आबू है, सबसे निम्नतम शहर पुष्कर है। अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, पॉइंट। और सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो सांबर झील का तल है, जो अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु माना जाता है। समझ आया या नहीं आया? इतनी चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब देखो दो तीन बातें और याद रखना। अब यहां पर क्या है, जैसे मध्य की अगर बात करें ना तो मध्य में आकर जो अरावली है ना उस अरावली की चौड़ाई कम हो जाती है इस प्रकार से, फिर उत्तर में जाती है तो ये वापिस चौड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि
अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसके दक्षिणी भाग में है, कम विस्तार मध्य वाले भाग में है। मध्य में ये पता वो अजमेर वाले एरिया में देखा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर हो गया, कम विस्तार वाला अजमेर हो गया। सर्वाधिक अरावली का विस्तार किस भाग में है, तो दक्षिणी भाग में है, और कम विस्तार किस भाग में है, तो मध्य भाग में है। समझ आ गया? ठीक है, विस्तार की बात हो गई। अब अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसके दक्षिणी भाग में है, गुरु सीकर, शेर, जरगा, देलवाड़ा। और अरावली की कम ऊंचाई वाली चोटियां इसके उत्तरी भाग में है। अब सर्वाधिक ऊंचाई चोटियों वाला जिला सिरोही हो गया, और कम ऊंचाई वाली चोटियों वाला जिला जयपुर हो गया, जो उत्तरी अरावली का है। ठीक है, 4 लाइनें लिख रहा हूं, आप समझिएगा। देखो, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी भाग में, कम विस्तार मध्य भाग में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, कम विस्तार अजमेर में। समझ आ गया? अब 4 लाइनें सेम और लिख रहा हूं। सर्वाधिक ऊंची चोटियां दक्षिणी भाग में, कम ऊंची चोटियां उत्तरी भाग में, सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही में, और कम ऊंची चोटियां जयपुर में। ये 2 तरह की बात है, एक तो विस्तार की बात है, एक इसके उच्चतम शिखर यानी कि चोटियों की बात हो रही है। इतना समझ आया या नहीं आया? डायग्राम को देखो एक बार, डायग्राम की कहानी इतनी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बताओ। पड़ गई पल्ले? अब देखो, इसमें 2-4 चीजें और अपने ऐड कर लेते हैं, देखिएगा। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। ये पर्वतमाला अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन मानी जाती है। यानी कि इस पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था, ये किस युग में हुआ था, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और इस युग की चट्टानों को भी नाम युग के नाम पर दिया गया था, प्री कैम्ब्रियन।
और अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है ना वो भी प्री कैम्ब्रियन युग का ही है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को भारत का अपलेशियन पर्वत भी कहते हैं। और ये अरावली किस चट्टान का टुकड़ा है? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का टुकड़ा है, क्योंकि उस युग में ये अरावली पर्वतमाला बनी थी। अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला एक प्रकार की, याद रखना, वशिष्ठ पर्वतमाला है। किस प्रकार की? वशिष्ठ पर्वतमाला है। वलित और वशिष्ठ पर्वतमाला का मतलब है कि वशिष्ठ का मतलब है ये पर्वतमाला किसी एक और चट्टान का अवशेष है। जैसे ये पर्वतमाला परी कैम्ब्रियन चट्टानों का अवशेष है तो एक वशिष्ठ पर्वतमाला है। वलित का मतलब है कि ये क्रमबद्ध तरीके से कई टुकड़ों में बंटी हुई है, तो एक प्रकार की ये वलित पर्वतमाला है। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। और एक प्रकार की ये अवशिष्ट पर्वतमाला भी मानी जाती है, और इसको भारत का वशिष्ठ या अवशिष्ट, और इसको भारत का अपलेशियन पर्वत भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? भारत का अपलेशियन पर्वत कहा जाता है। भारत का अपलेशियन पर्वत जो है इसी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। तो ये अरावली पर्वतमाला के बारे में आज हमने सामान्य सी जानकारियां पढ़ी। बाकी अरावली पर्वतमाला का जो विभाजन है 3 भागों में किया गया, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। तो वो अरावली का जो विभाजन है वो अपने कल वाली क्लास के अंदर इसको अच्छे से आगे डिटेल में इसका विभाजन करके और पढ़ेंगे। जितना पढ़ा दिया उतना एक बार ढंग से समझिएगा, ढंग से कवर कीजिएगा। बाकी की चीजें अपने कल वाली क्लास के अंदर आगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।